इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई स्कोर 152 इन DOE PRT 42/21। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब मेरा रिजल्ट आया था मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, तो उसमें जो था मैं अपने मार्क्स से खुश नहीं थी, क्योंकि मीन्स मार्क्स से खुश इन द सेंस कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस वजह से मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे मार्क्स 152 हैं। तो बट अगर हम एक इस तरीके से इसको देखे जाए तो 152 मार्क्स जो है वो बुरे नहीं है। एक कंपटीशन देने वाला स्कोर है कि अगर वैकेंसी ज़्यादा होती या वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती या फिर थोड़ा सा कंपटीशन कम होता तो मे बी नंबर आ जाता। बट मैं फर्स्टली इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी रिजल्ट देख के, क्योंकि मैं जो मार्क्स है ना अपने और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट वो जो मार्क्स है मेरे कम आए तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। स्पेशली जो मेरा पार्ट 1 है, मुझे उसमें लगा कि मेरे उसमें ना 10 नंबर करीब डिक्रीज हुए हैं। और ये जब मैंने सारी बच्चों से बात करी ना, जो मेरा एग्जाम जो था 27 मार्च को था, तो 27 मार्च को कह रहे हैं कि बहुत इजी शिफ्ट थी, बहुत आसान पेपर था, इस वजह से बच्चों के मार्क्स डिक्रीज कर दिए। ठीक है, बट इसमें हमारी क्या गलती की अगर हमारा पेपर इजी शिफ्ट वाले दिन पड़ रहा है ना। अगर आप लोग हमारा फर्स्ट डे पेपर डाल देते तो क्या हम फर्स्ट डे पेपर देने नहीं जाते? या हमें क्या पता किस दिन पेपर इजी है किस दिन टफ है? हम तो एक लेवल के हिसाब से पेपर अपना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना। बट उस दिन कहा कि 27 मार्च को बहुत इजी शिफ्ट थी, बहुत इजी पेपर आया था इस टाइम पे, इसलिए उस बच्चों के मार्क्स जो है डिक्रीज हो गए। कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट उनके मार्क्स इंक्रीज कर दिए। और जबकि मुझे शायद पहले ऐसे पता था कि नॉर्मलाइजेशन में अगर बच्चों के मार्क्स बहुत बहुत बढ़ते हैं, ये ठीक है ये चीज, बट जिन बच्चों के मार्क्स मतलब एवरेज शिफ्ट होती है तो उनके मार्क्स कम नहीं होते, बट इस बार कम हुए। तो मुझे बस जस्ट ऐसा लग ही रहा था कि मे बी ना मेरे मार्क्स कम हुए हैं या नॉर्मलाइजेशन बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि किसी बच्चे के 100 में से 110 आ रहे हैं, किसी बच्चे को 100 में से 200 नंबर दे सकते हैं। पता नहीं कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी के 100 में से 200 नंबर आ रहे हैं, 200 में से टोटल 270 मार्क्स आ रहे हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी पिक्स वायरल हुई थी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बात करी 27 मार्च वाले जिनका पेपर था, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात करी। ठीक है, तो मुझे तो लग रहा था कि मेरे 5-6 नंबर या करीब 10 नंबर कम है, बट जब मैंने उनसे बात करी तो कोई कह रहा है मुझसे 20 नंबर कम कर दिए, कोई कह रहा है 25 नंबर कम कर दिए, कोई कह रहा है मेरे तो 40 नंबर कम कर दिए। और उसमें से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चे सोच रहे थे कि उनके 155 मार्क्स आएंगे अप्रोक्स, नेगेटिव हटा के सब कुछ करके 155 मार्क्स आएंगे, बट उनको दिए 113। हाउ इट इज पॉसिबल कि मतलब 155 में से सीधे मार्क्स आ गए 113। तो जब मैंने ये सारी बातें सुनी, सब कुछ पढ़ा, मैं चुपचाप बैठ गई कि ठीक है भाई, मेरे इतने ज्यादा नंबर कम नहीं हुए। एक 150 मार्क्स इतना ज्यादा नहीं है, मतलब उस बंदे पे क्या बीत रही होगी जिसके 155 से 113 कर दिए। मेरे इतने कम तो नहीं है, 150 नंबर ठीक है, 152 नंबर जो है ठीक ठाक है, कंपटीशन देने लायक है। तो ये बेसिकली मेरी वीडियो उनके लिए होने वाली है जो इस बार पेपर में 110, 120, 130, 140 के स्कोर पे रह गए। तो ये मार्क्स जो है बहुत अच्छे हैं, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक है। और ये बेसिकली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्योंकि मेरे भी जो पेपर में पहले थे 123, 122, 120, 120 तक आप मान सकते हैं 120 थी, बट इस बार पेपर में 120 से मैं 150 पे पहुंची। तो 30 नंबर की इंक्रीज कैसे हुए, तो आप लोग कैसे कर सकते हो, उनको 30 नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सो बेसिकली इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी सी जो स्ट्रेटेजीज है मैंने इस बार यूज करी थी, तो मैं बिल्कुल उन स्ट्रेटेजीज को ही फॉलो कर रही हूँ आपके लिए, आपको हेल्प करने के लिए, कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, वो मैं सारी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, इट्स फाइन, बट अगर वो आपकी सिलेक्शन में अगर मैं एक नंबर का भी अपना योगदान दे पाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो ये सारी जो चीजें हैं हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें मैंने बताया था 148 मार्क्स थे, बट हम इस बार एक बार फिर से करते हैं। और आप लोगों को ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग यूज टू हो ही चुके हो, इतनी सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि 152 मार्क्स, मैं नहीं कह रही कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है, या क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। ठीक है, उनसे सब इंटरव्यूज लेंगे, उनका पूछेंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, बट एक बात ये भी सच है कि जो बच्चे बोल रहे थे ना कि उनके 130 मार्क्स 135 मार्क्स बन रहे हैं, उनको 170 मार्क्स दे रखे हैं, 170 175 मार्क्स आ रखे हैं उनके, जो सिर्फ 130 का अंदाजा लगा रहे थे। बट अब ये कोई बात नहीं, भी नॉर्मलाइजेशन है क्या है जो भी है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में मेहनत करना है, स्टडी करना है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती यूजली में। हम स्टार्ट करते हैं कि मैं आपके लिए किस तरीके से हेल्प कर सकती हूँ, और हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्टिव वे में उसको पढ़ें। तो सबसे पहले हमारा आता है जीके। तो जीके की बात करते हैं। मैंने पहले के एग्जाम में मैं छोड़ के जाती थी, बट इस बार मैंने जीके पॉलिटी करके गई थी, जीके में हिस्ट्री और पॉलिटी करके गई थी। वो चीज मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। तो जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो उसमें मैंने आपको हिस्ट्री कराई थी कि हिस्ट्री, क्योंकि वो पेपर में क्वेश्चन
क्वेश्चन आए थे, मुझे सच में वो उसमें पढ़ा हुए में से क्वेश्चन आते हुए दिखे, पॉलिटी में भी। तो इसी के लिए तो सबसे पहले आप क्या करो, हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और करंट, 5 चीजें हमने करनी है। तो देखो करंट तो जिस टाइम पे पेपर आएगा उसके स्टार्टिंग के आसपास की 3 से 4 महीने की करंट तैयार करनी है। पॉलिटी के लिए मुझे लगा मैं बेनिफिशियल हो सकती हूँ, मैं आपको पढ़ाऊं, तो मैंने अपनी यहाँ पर पॉलिटी का बैच स्टार्ट किया है। बैच इन द सेंस कि रोज 5 आर्टिकल करने हैं, बट आपको वो रोज पढ़ने हैं कि ताकि पेपर तक आप उसको रट लो, क्योंकि इस बार डायरेक्ट आर्टिकल आए थे, पूछा था डायरेक्ट कि आर्टिकल 110 में क्या है, आर्टिकल 123 में क्या है, तो सीधे वो आपको रटने हैं। तो जरूरी नहीं आप मेरे चैनल से रटो, आप कहीं से भी पॉलिटी का कोर्स परचेज कर लो या पहले पॉलिटी सेल्फ करो, बट आप ऐसे मत पढ़ना कि आप एक दिन में 10-10, 20-20, 25-25 याद करो, मतलब मुंह में भरने वाली बात है कि एक दिन में सारे कर लोगे, एक दिन में 50 कर लोगे, नहीं होता, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप एक दिन में 5 आर्टिकल याद करो, बट ऐसे आर्टिकल याद करो कि वो आपको याद रहे हमेशा के लिए। एक दिन में 3 से 4 बार रिवाइज कर लो, आपकी परमानेंट मेमोरी में वो फिट हो जाएंगे, बट 5 आर्टिकल करो दिन के, बट वो ऐसे करो कि आपको याद रहे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो और अच्छे से ना एक बार हिस्ट्री खत्म कर लो। अगर आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन डील करने हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप ऊपर ऊपर से रट लो, मेन पॉइंट्स कर लो, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का कर लो और वो हर पेपर में काम आए, नहीं। आप एक बार अच्छे से हिस्ट्री पे टाइम दे दो, एक बार लग के अच्छे से हिस्ट्री कर लो, फिर हर पेपर में तो कॉमन है ना, हर पेपर के लिए आपको बार बार तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करोगे हिस्ट्री के, उतनी ज्यादा आपकी हिस्ट्री इफेक्टिव होती रहेगी, ठीक है। तो एक बार हिस्ट्री अच्छे से पकड़ के कर लो, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, हिस्ट्री और पॉलिटी। सो दैट तो जीके में आपके हिस्ट्री और पॉलिटी से 3-3 क्वेश्चन भी आते हैं, तो 6 नंबर आपके प्रिपेयर हो गए जीके के। करंट आप उस टाइम पे कर ही लोगे, और फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इको को पकड़ो और ज्योग्राफी को पकड़ के करो, ठीक है। बाकी थोड़ा सा एनालाइज करो क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के मैंने अपने चैनल पे सॉल्व करवा रखे हैं पेपर, थोड़ा सा क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा प्रिपेयर करने के लिए। बाकी जब प्रीवियस ईयर का आप एनालाइज करोगे तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन और पॉलिटी के क्वेश्चन सीधे सीधे दिखेंगे, बाकी आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का एक एक ही क्वेश्चन दिखेगा, बट आप उसको एनालाइज करो सो दैट आपको थोड़ा सा और रिफ्रेश होगा आपको माइंड कि आपको किस तरीके के टॉपिक तैयार करने हैं। सो बेसिकली अगर इस बार जो बच्चों के मार्क्स कुछ रह गए हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, इजी शिफ्ट की वजह से, जो भी है कोई बात नहीं, गिव अप करने का ऑप्शन हमारे पास है नहीं, और ना डिमोटिवेट होना है, उसको और अच्छा कैसे कर सकते हो करो। जो भी इस बार चीज छोड़ के गए थे, किसी ने हिस्ट्री छोड़ी हो, पॉलिटी छोड़ी हो, मत छोड़ो, सब करके जाओ, कुछ भी ऐसी चीज ना रह जाए जो आपने ना करी हो, क्योंकि लिस्ट इतनी ज्यादा हाई जा रही है ना, 154, अभी आगे जाकर के कितनी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हाई जा रही है, हम कुछ कह नहीं कर सकते, कुछ नहीं छोड़ के जा सकते, ठीक है। सो जीके को इस तरीके से प्रिपेयर करो। फिर हमारी आती है रीजनिंग में एक एक टॉपिक को करो अच्छे से। देखो DSSB ने कोई स्पेसिफाई सब्जेक्ट्स का दिया नहीं हुआ है, स्पेसिफाई कोई सिलेबस है नहीं, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक हैं सारे कर लो, चाहे किसी बुक से करो, चाहे यूट्यूब चैनल से करो, कैसे भी सारे टॉपिक करो, सारे, कुछ मत छोड़ो। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया था, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा आप अच्छे होते जाओगे, ठीक है। अगर आपने कोई टॉपिक करके रख लिया, मान लो आपने कैलेंडर कर लिया, आपको पता है कैसे डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, किस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, सब कुछ, बट आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना, और आपको तरीका पता है बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी, पेपर में कुछ नहीं याद आएगा, भूल जाओगे, क्योंकि वो टाइम ही ऐसा होता है कि इतना ज्यादा प्रेशर होता है, 20 का सेशन होता है, फटाफट आगे बढ़ना होता है, टाइम जा रहा होता है, अलग सा डर होता है, क्लियर करने का डर उस टाइम पे बना रहता है, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाते, नहीं हो पाता। तो पहले से ही आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि तुरंत क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें आपको करना क्या है, मतलब दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए, और वो क्लिक करने वाली चीज ना सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकती है। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, पहले टॉपिक करो, सीधे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे मत जाओ, क्योंकि अगर आप फंसोगे ना क्वेश्चन पे, अरे यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डिमोटिवेशन बढ़ती है, यार ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, नहीं, पहले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो, अच्छे से टॉपिक अपने क्लियर कर लो, उसके बाद फटाफट से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना स्टार्ट करो, ठीक है। कभी भी वैकेंसी आ सकती है, आपके पास टाइम है, जितना भी है उसको यूटिलाइज करो, और हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी सब्जेक्ट को अब छोड़ नहीं सकते। आप सोचो कि मेरे पार्ट 1 के 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैं 2 को छोड़ दूं, 3 में नंबर कवर कर लूंगी या कर लूंगा, नहीं हो सकता। पहले ऐसा हो सकता था बट अब नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जा रही है, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत हार्डवर्क की जरूरत है। सो इस तरीके से रीजनिंग करनी है, सेम हमें करना है मैथ्स के साथ, ठीक है। मैथ्स में अपने टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करो,
और उसके बाद फटाफट से अपने प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करो प्रीवियस ईयर से करो। और इस सब के लिए मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो भी शेयर कर रखी है, आप बुक लिस्ट वाली वीडियो भी देख सकते हो कि आप कौन कौन सी बुक ले सकते हो। और मैथ्स के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमारा बेस बहुत खराब है, बेस में 5-6 नंबर आ पाते हैं मैथ्स में, तो वो बेस क्लियर करा दो। सो ये बात सच भी है, अगर आपका बेस क्लियर होगा, बेस अच्छा होगा, तो आप आगे के क्वेश्चन अच्छे, आपका मतलब पूरा एक पैटर्न बनता चला जाएगा, सीढ़ी वाइज सीढ़ी आप चलते रहोगे। बट अगर आपका बेसिक खराब होगा ना, तो आगे लेवल जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी चढ़ने में। तो बेसिक करना हमने स्टार्ट करा है, तो बेसिक वहां से आप क्लियर कर लो, अदरवाइज जरूरी नहीं है आप यहीं से करो। पहले अगर आपका मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है तो आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाओ, अपना बेसिक क्लियर करो, ठीक है। बेसिक पहले क्लियर करो, जो बेसिक छोड़ के आगे बढ़ना चाहोगे ना तो नहीं कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे जो जिनकी मैथ्स बहुत एकदम बहुत बढ़िया होती है ना, उनके बेसिक भी सारे क्लियर होते हैं। कोई भी शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के दम पर भी मैथ्स अपनी अच्छी नहीं कर सकता, उसके साथ बेसिक की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप पहले बेसिक क्लियर करो, बेसिक अच्छे से करो, क्योंकि यही सेम चीज मैंने भी करी थी, मेरा बेसिक ठीक है उसमें, तो इस वजह से मैं मैथ्स के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाई। आई गेस 19 क्वेश्चन मैंने इसमें करे थे, शायद 19 में से 19 नंबर ही मिले होंगे, इसका मैंने चेक नहीं करा था, मीन्स एग्जैक्ट नंबर मुझे इस वाले पेपर के याद नहीं है, पहले वाले पेपर के याद थे। तो 19 क्वेश्चन मैंने इसमें अटेम्प्ट करे थे, वो मोस्टली मेरे सारे सही थे क्योंकि सबके आंसर आ गए थे। तो इतने ज्यादा कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते DSSB के, बट हाँ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोई SSC की बुक से ही करो, ठीक है, क्योंकि DSSB का कुछ नहीं पता। इस बार पार्ट 1 बहुत ईजी था, और पहले जो पेपर हुए थे 2019 में उसका पार्ट 2 बहुत टफ था, पार्ट 1 बहुत टफ था, तो कुछ नहीं पता। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप बेस क्लियर करो अच्छे से, उसकी टॉपिक वाइज टॉपिक्स करो, जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो, करो करो, करना ही है, करना ही एक ऑप्शन है। कोई शॉर्ट ट्रिक शॉर्टकट कुछ हमें सक्सेस नहीं दिला सकती, सिर्फ एक मेहनत ही एक रास्ता बचा है जो हमें करना है, और वही हमारे हाथ में है, ठीक है, और कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं। 152 आया है, इसको आगे लेके जाएंगे 160 170 तक, जितनी कोशिश हमसे होगी वो हमने करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, वहां से करो, पहले बेसिक क्लियर करो, और एक बार जब अच्छी कमांड बन जाती है आपकी बेसिक में, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू हो, और एसएससी के टाइप की बुक उठा लो, किरण की बुक, एसएससी के लेवल की बुक कर लो, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप एबल हो उसको करने के लिए, ठीक है। फिर हिंदी, हिंदी के लिए तो आप मोस्टली सारे बच्चे कर ही लेते हैं, और इस बार की हिंदी भी बहुत अच्छी थी, मीन्स की शब्दार्थ, शब्दों पे ज्यादा जोर दिया गया था, शब्दों पे, किसका शब्द ये है, ये पर्यायवाची शब्द, वोकैबुलरी होती है ना हिंदी की वोकैबुलरी, उस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर दे देना। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, विलोम शब्द, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा, मीन्स आपको 15 5 नंबर का पैसेज आता है वो तो आप कर लोगे, 15 में से करीब 9 से 10 क्वेश्चन ना इसी वोकैबुलरी पर डिपेंड थे। और सेम विद द इंग्लिश, इंग्लिश के साथ भी सेम था। और मैंने इस बार इंग्लिश नहीं करी थी, मैं सारे सब्जेक्ट करके गई थी, इस बार मैंने इंग्लिश नहीं करी थी, इंग्लिश में भी वोकैब नहीं करी थी, क्योंकि ग्रामर पोर्शन मेरा ठीक है, वो कैब नहीं करी थी, शायद वही चीज मुझे भारी पड़ गई, क्योंकि वो कैब ना मुझसे याद ही नहीं होती, और टाइम बहुत कम था इस बार, तो इसलिए मैंने नहीं करी थी। अदरवाइज बाकी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो मैंने ना करा हुआ है, जिसपे मेहनत ना करी हो, बट इस बार मुझे पता है मैंने वोकैबुलरी नहीं करी थी, तो मैं वो भी करूंगी, मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूंगी, इस पेपर के लिए नहीं, कहीं ना कहीं काम आएगी, बट हाँ मैं ये छोड़ती हूँ तो वह मैं छोड़ूंगी नहीं। सो मैं ये चीज आपसे भी बोलूंगी, अगर आप किसी सब्जेक्ट को साइड रखना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना चाहते हो, नहीं मत करो, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है, आपको सब पे मेहनत करने की जरूरत है, और आपकी बदले की मेहनत आप ही कर सकते हो, कोई और करने नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को देख रहे हो, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, पढ़ाई में लग जाओ सीरियसली, अगर लेनी है कट ऑफ क्लियर करनी है तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ने में लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे देख लो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, 152 वाले का नहीं हो रहा तो आगे की कट ऑफ तो कितनी हाई जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वैकेंसी ज्यादा हो अच्छी बात है, अदरवाइज जो हमारे हाथ में हमने वो करना है। सो इंग्लिश के लिए आप एसएससी की किरण की बुक ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो नीतू सिंह की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी है, बुक लिस्ट में मैंने सारा मेंशन करा हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से कर लेना। बट इंग्लिश में भी ना प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर को ना ऑब्जर्व कर लेना अच्छे से, क्योंकि 50% जो एग्जाम है ना DSSB इंग्लिश में प्रीवियस ईयर से उठा लेती है। आप अगर देखोगे ना जूनियर क्लर्क की कितनी ज्यादा वो कैब है जो हमारी DSSB PRT में आई हुई है, तो आपका ये काम है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों के जो इंटरव्यू होंगे
आप लोग उनसे लो, क्योंकि मैं तो देखो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं तो आपको बस सजेशन दे सकती हूँ कि आप ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि मुझे इस चीज ने फायदा करा, क्योंकि मैं भी कभी 120 पर थी, 120 से मैं 150 पर आई हूँ। सो मैं बस आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि भैया आप ये कर लो, ऐसे कर लो, करना ना करना आपके हाथ पर है। बाकी अदरवाइज जब आप वीडियोस देखोगे ना, जिन बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो भी यही बोलेंगे कि उन्होंने ना प्रैक्टिस करी है, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस हमें ये बताती है कि हम किस लेवल पर हैं, कितना हमने अचीव कर लिया है, कितना हमें अचीव करना बाकी है। सो ये इस लेवल पर बताती है। तो प्लीज उसको स्टार्ट करो, उसको करना स्टार्ट करो। मैंने भी सेम चीज करी थी, प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की प्रीवियस ईयर करी थी, बट हाँ मैंने वोकैब तब भी छोड़ दी थी, बट अब मैं नहीं छोड़ूंगी। और रीजनिंग भी मैंने सेम जैसे मैंने आपको बताया मैंने वैसे ही करी है, मैथ्स भी मैंने वैसे ही करी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा करे हैं, मेरे पास 3 रजिस्टर भरे रखे हैं जो मैंने DSSB PRT के टाइम पे मैथ्स की प्रैक्टिस करी थी, सिर्फ DSSB PRT में, क्योंकि मुझे मैथ्स करना पसंद भी है। तो सिर्फ उस टाइम पे मैंने करी थी, क्योंकि बहुत कम टाइम था। और प्रीवियस ईयर में मीन्स 3 तो नहीं 2 रजिस्टर बटा है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ क्योंकि एक पहले का है, उस टाइम का नहीं है। सो तो उस वो सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भरा पड़ा है। मैं ये नहीं कि मैंने चैप्टर्स की प्रैक्टिस करी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत करे थे, और सच में बहुत फायदा मिलता है, बहुत फायदा मिलता है। और अगर आप भी यही करो, अगर आप कोई भी टॉपिक कर लिया आपने मैथ्स में, तो उसको जज करने के लिए, उसको असेस करने के लिए प्लीज आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, आप कर पा रहे हो या नहीं, और नहीं कर पा रहे तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करो, और जितने ज्यादा क्वेश्चन से डील कर सकते हो वो करो। पार्ट सेकंड के लिए देखो NIOS बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSB का जो 60% पेपर है पूरा NIOS के ऊपर बेस्ड था। जिस बच्चे ने NIOS पढ़ा होगा अच्छे से, वो बहुत अच्छे से जो स्टेटमेंट वाली चीज थी, ठीक है, वो आराम से कर लेगा। मतलब NIOS से सीधी स्टेटमेंट उठा के पूछी हुई थी स्टार्टिंग के पेपर में, 7 तारीख में, 8 तारीख में, इन सब में। तो 7 तारीख में जो भी उसके बाद की थी, जिसने NIOS पढ़ी होगी, ठीक है, वो उसको स्टेटमेंट को आराम से कर लेगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। सेकंड चीज जो हमारी शिफ्ट थी 27 को, वो इजी थी। मैं नहीं बोलूंगी कि वो बहुत टफ था, उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दी थी, मतलब ऑप्शन 1 या सेकंड या थर्ड ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट थी, उसका आंसर करना था, वो भी आसान था, ठीक है। बट आप लोगों को ना हर तरीके से तैयार होना है, इजी के लिए भी, टफ के लिए भी, मॉडरेट के लिए भी, क्योंकि कहीं से भी पेपर आ जाए आप कर लो, ठीक है। सो आपको उसके लिए NIOS करना है। बाकी मेरे चैनल पर NIOS लर्निंग सीरीज स्टार्ट हो रखी है, क्योंकि मुझे लगा सच में NIOS में से बहुत आया था, इसी वजह से मैंने आपको NIOS पढ़ाना स्टार्ट करा, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा PRT के लिए। और जब मैं NIOS के लिए पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी, तो मैंने YouTube पे ना बहुत ज्यादा सर्च करा था कि कहीं से मुझे कुछ NIOS का अच्छा सा बढ़िया सा मजेदार सा मिल जाए जिससे मैं पढ़ लूँ, बट मुझे कहीं भी वैसा कंटेंट नहीं मिला। सो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी उस टाइम पे NIOS को करने में, बट 1 महीना ही था, करना था। तो इसी वजह से कि मेरे को जो चीज नहीं मिली वो आपके काम आ जाए, इसी वजह से मैंने NIOS लर्निंग सीरीज स्टार्ट करी है कि आप यहाँ पे NIOS पढ़ लो, और आपको वो काफी पसंद भी आ रही है। आपके कमेंट से मुझे आपका अप्रिसिएशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो NIOS लर्निंग सीरीज आप वहां से कर सकते हैं मेरे चैनल से। इसके साथ ही आपको अपने आप से भी NIOS करना है। मैं कभी नहीं कहूंगी कि जो मैं NIOS लर्निंग सीरीज करा रही हूँ वो पेपर के लिए इनफ है, नहीं, आप उसके साथ अपनी भी मेहनत करो, उसको पढ़ो, ठीक है। NIOS में से पेपर आ रहा है, NIOS एक इंपॉर्टेंट सोर्स है पेपर के लिए, हमें पता है, तो NIOS तो करना ही करना है बहुत अच्छे से। साथ में इसके साथ जो आपकी साइकोलॉजी है ना, वो आपको नहीं छोड़नी। आपने ऑलरेडी सीटेट के लिए साइकोलॉजी या एस्टेट ग्रुप सबके लिए भी साइकोलॉजी तैयार करी होगी। पेपर भले ही NIOS में से आ रहा है, बट आप उस साइकोलॉजी को भी छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। कोई भी एक बुक उठा लो साइकोलॉजी की, वहां से ना आप NIOS के साथ साथ अपनी साइकोलॉजी भी करो, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको ना एक बेस मिलेगा, साइकोलॉजी का बेस मिलेगा, क्योंकि NIOS की बुक पूरी कोर्स है, मतलब DLED का पूरा कोर्स है, ठीक है, बहुत ज्यादा है उसमें मटेरियल, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी अगर आप उसके साथ साइकोलॉजी करोगे। एक साइड आप थ्योरी करोगे NIOS की, और एक साइड आप अगर साइकोलॉजी करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी। और मेन पेपर में क्या काम करती है, अंडरस्टैंडिंग। रटा रटाया आप भूल जाओगे पेपर में, एग्जैक्टली स्टेटमेंट और सब कुछ भूल जाओगे, बट अगर आपकी चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रखी है ना, आपने चीज समझ रखी है, तो आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो DSSB के लिए, PRT के लिए ओनली सोर्स NIOS मत जज लेकर के चलो, NIOS के साथ साइकोलॉजी भी करो, ठीक है। साइकोलॉजी के साथ टीचिंग मेथोलॉजी, जिसमें हमारी टीचिंग मेथड्स आते हैं, अप्रोचेज आते हैं, ब्लूम टेक्सोनॉमी आ जाती है, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो, जैसे कि हमारी जो सैटेलाइट है एजुसेट, वो कब आई, टेलीविजन कब स्टार्ट हुआ, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीचिंग मेथोलॉजी में आती है, आपने पढ़ी होंगी ऑब्वियसली।
तो वो चीजें भी आपको करनी है, ठीक है। NIOS करनी है, साइकोलॉजी करनी है, टीचिंग मेथोलॉजी करनी है। बाकी पेडागोजी तो आपकी सीटेट वाली काम कर जाएगी। पेडागोजी पे इतना वर्क करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर से जो पेपर हुए हैं उसमें इतनी पेडागोजी का रोल नहीं रहा है, ठीक है, DSSS भी PRT के लिए। बाकी पेडागोजी अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। जब आप इतने सोर्स पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ऑब्वियसली बनी जाएगी आप लोगों की, वैसे आप इतने इंटेलिजेंट हो। सो ये चीज, और इसके साथ ही अगर आपको NIOS और इन सब के अलावा कोई अच्छा सोर्स लगता है जो आपके पास है, और आपको लगता है कि हाँ DSSS भी PRT के पेपर में ही हमें हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए, या जिसके जो भी आपके काम आ सकता है तो वो सोर्स मुझे भी बताइए कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए। और इसके साथ, इसके अलावा अगर आपको कोई सोर्स लगता है तो प्लीज आप उसको पढ़ो, ठीक है, उसको छोड़ो मत और उसको पढ़ो। सो यही था, यही जो कुछ चीजें थी जो मैंने अपनी उसमें भी फॉलो करी थी, तो मैं यही आपको सजेशन देती हूँ कि इस वजह से हो सकता है आपके 10 से 12 या 15 नंबर इंक्रीज हो जाए। अदरवाइज जब आप मेहनत करोगे तो वो मेहनत का फल आपके रिजल्ट में दिखेगा। देखो भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं स्टार्टिंग में, बहुत ही ज्यादा, बट अगर आप देखो तो मैं पहले 120 नंबर पे थी। 120 नंबर पे 150 तक मैं इसलिए तो आई क्योंकि मैंने मेहनत करी। तो डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे तो वो आपके स्कोर को इम्प्रूव करेगा, आपकी मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, मेरी भी मेहनत खराब नहीं गई। सो बस बट ये टाइम है ना कि हमने ना मेहनत स्टार्ट करनी है, आपको मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, सो हमें मेहनत करनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।